विद्युत धारा पढ़ने के पहले आप विद्युत आवेश के कॉन्सेप्ट से परिचित होंगे। विद्युत आवेश के बारे में इसके पहले वाली इकाई में दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आज हम यहाँ पर विद्युत धारा डिस्कस करने जा रहे हैं। विद्युत धारा वास्तव में होता क्या है? विद्युत धारा जो परिभाषित की गई है वो I = Q/T के रूप में परिभाषित की जाती है। ये Q और T क्या चीज़ें हैं? Q और T जो है वो Q और T क्रमशः आवेश और समय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर Q जो है वो है आवेश, और आवेश की जो इकाई होगी, आवेश की इकाई होती है कूलाम, और T यहाँ पर है समय, और समय की SI इकाई जो है वो होती है सेकेंड, इकाई सेकेंड। तो इस प्रकार से आवेश जिसकी इकाई, आवेश की इकाई एम्पियर के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1 एम्पियर जो है 1 कूलाम प्रति सेकेंड। जब किसी एकांक क्षेत्रफल से जो चालक है उसके एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब हम उसे 1 एम्पियर कहते हैं। और इस प्रकार से विद्युत धारा परिभाषित की जाती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। तो जो हमने देखा अभी कि I जो है I = Q/T, यानी कि विद्युत धारा आवेश और समय के अनुपात के रूप में परिभाषित है। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि Q और T दोनों एक निश्चित परिमाण को व्यक्त करते हैं, यानी कि एक स्थायी धारा प्रवाहित हो एक स्थायी समय में, जो कि संभव नहीं है। आवेश के मान में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, समय अंतराल तो हमारे ऊपर है, हम निश्चित समय अंतराल में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो समय तो एक ऐसी इकाई है जो हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन आवेश के परिमाण को स्थिर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके मान में थोड़ी बहुत परिवर्तन तो संभव है। इसलिए ये एक समझने के लिए I = Q/T के रूप में परिभाषित किया जाता है। वास्तव में हम I को जो डिफाइन करते हैं वह इस प्रकार से अवकल गणित के एक कॉन्सेप्ट से परिभाषित होता है, जो कि इस प्रकार से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ΔQ/ΔT। इसका मतलब है कि एक दिए गए चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से ΔT समय में, ΔT समय का बहुत ही सूक्ष्मतम अंतराल है जो कि लगभग 0 की ओर अग्रसर है, डेल्टा टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर है। उस समय उस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की मात्रा I के रूप में परिभाषित होती है। क्योंकि एक समय के बहुत बड़े अंतराल में हम अगर जैसे कि I = Q/T हमने डिफाइन किया, तो इसका मतलब ये है कि समय के किसी भी अंतराल में Q का मान जो स्थायी है, ऐसा हमारी मान्यता होगी अगर हम I = Q/T कहते हैं। परंतु ऐसा लंबे समय तक स्थिर रूप से आवेश का प्रवाह नहीं होता, इसलिए धारा को हम अवकलन के कॉन्सेप्ट के रूप में परिभाषित करते हैं, और ये फिर इस प्रकार से लिखा जाएगा I = dQ/dt। तो वास्तव में आवेश की विद्युत धारा की परिभाषा I = dQ/dt के रूप में होना चाहिए। अब हम यहाँ पर फिर से आते हैं और
हम इसको समीकरण ए के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें तो हम जानते हैं कि Q इजिकल टू होता है Ne, N जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश उपस्थित आवेश, जो कि हमको पता है E इजिकल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो उस स्थिति में I इजिकल टू परिभाषित होगा Ne/T। हम यहाँ पर 1 एम्पियर को परिभाषित कर लेते हैं। अब हम जानते हैं I इजिकल टू Q/T। तो 1 एम्पियर किस प्रकार से परिभाषित होगा? 1 एम्पियर, इसको डिस्कस करते हैं। 1 एम्पियर धारा क्या होगी? तो इसके लिए आप मान लीजिए, सपोज एक कल्पना करें कि यदि Q इजिकल टू 1 and T इजिकल टू 1, then I इजिकल टू also 1 and this will be 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तब हम उसको कहते हैं 1 एम्पियर। और आप ये जान लीजिए कि 1 एम्पियर बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ा मान है धारा का। तो इसलिए धारा को छोटे छोटे इकाइयों में भी परिभाषित किया जाता है और इसलिए छोटी इकाइयाँ प्रचलित हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर क्या है? ये एक्चुअली में 10⁻³ एम्पियर को हम 1 मिली एम्पियर कहते हैं। और आपने माइक्रो एम्पियर के बारे में भी सुना होगा, 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर क्या है? 10⁻⁻6 एम्पियर को हम माइक्रो एम्पियर कहें। कक्षा 11वीं में आपको बताया जाता है कि मिली, माइक्रो, नैनो इत्यादि जो छोटी इकाइयाँ हैं वो किस प्रकार से परिभाषित की जाती हैं। तो आप अभी सुविधा के लिए 10⁻³ को मिली और 10⁻6 को माइक्रो के रूप में ध्यान रखेंगे। और ये लिखने में धारा की बहुत छोटी राशियां हैं, परंतु यह व्यवहारिक रूप से काफ़ी बड़े मान होते हैं, क्योंकि 1 एम्पियर धारा बहुत पर्याप्त होती है। और घरों में जो सामान्य रूप से विद्युत के उपकरण काम करते हैं वह 1 और 2 एम्पियर के बीच प्रयोग किए जाते हैं। अब हम विद्युत धारा को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो ओम का नियम है, उसके बारे में देखते हैं। ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि कोई चालक है और चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह V है और चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो जो विभवांतर है वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। यही ओम का नियम है। यानी कि किसी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। यहाँ हम अनुपातिकता का जो स्थिरांक है वो R के रूप में व्यक्त करते हैं और R जो है वो चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, जो कि ओम, जॉर्ज साइमन ओम के नाम को रिप्रेजेंट करता है और उनके सम्मान में प्रतिरोध की इकाई ओम रखी गई है। तो अभी हम ओम के नियम को समझने के पश्चात ये देखते हैं कि चालक की जो लंबाई है और जो उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वह विद्युत धारा के प्रवाह में किस प्रकार से रुकावट पैदा करता है और किस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भिन्न भिन्न होने पर भिन्न भिन्न ढंग से निर्धारित होता है। भले ही वह चालक
जिस धातु से निर्मित हो, धातु का जो प्रकार है परिवर्तित ना हो, परंतु उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को परिवर्तित करने पर धारा के परिमाण में परिवर्तन हो जाता है। तो यह किस प्रकार से होगा हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपके सामने एक चालक है और चालक चौकोर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला है और इसकी लंबाई L और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर लंबाई के अनुदिश, लंबाई की दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तब यहाँ पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अधिक होना धारा के प्रवाह के मार्ग में आसानी उत्पन्न करता है और जितना अधिक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल चालक का होगा विद्युत धारा उतनी ही आसानी से प्रवाहित होगी। ये कॉमन सेंस की बात है कि यदि सड़कें चौड़ी होंगी तो ट्रैफिक जो है बहुत आसानी से मूव करेगा और उसकी स्पीड अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर है कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका जो इलेक्ट्रॉनों की गति उतनी ही अधिक होगी। और इसी प्रकार लंबाई के बारे में हम अगर बात करें तो जितनी अधिक लंबाई होगी प्रवाह में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उतनी ही रुकावटें आएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के मार्ग में जो चालक है निरंतर प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसको आसानी से प्रवाहित होने नहीं देता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है वह लंबाई और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से एक विशेष संबंध रखता है, जिसे हम गणित के रूप में इस प्रकार से कह सकते हैं। R is proportional to L and R is inversely proportional to A। ऐसा इसलिए कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लंबाई, चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध का सामना उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चालक में आगे बढ़ते हैं तो चालक का जो प्रतिरोध है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देता, और उसी प्रकार चालक का जो प्रतिरोध होगा वह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि चालक जितनी अधिक चौड़ाई वाला होगा इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगा और इस प्रकार से प्रतिरोध कम होगा। तो इस संबंध R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A जो हमने अभी एनालिसिस से प्राप्त किया, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम जो कांस्टेंट लेते हैं वो कहलाता है रो L अपॉन A। यहाँ पर रो क्या है? रो जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध, रो एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसे प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। तो अगर हम रो को डिफाइन करना चाहें तो रो जो है R A अपॉन L के रूप में डिफाइन हो। तो रो क्या है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रो जो है वो हम एक कल्पना करें कि यदि A इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1, तो रो इज इक्वल टू R। बहुत आसानी से रो को आप अब परिभाषित कर सकते हैं कि यदि एक ऐसा चालक जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इकाई हो, यानी कि 1 वर्ग मीटर, और लंबाई भी इकाई हो यानी कि 1 मीटर, तब उस चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसके प्रतिरोध के बराबर होगा। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप क्या कहेंगे?
इसको आप कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि एक ऐसा चालक जिसकी लंबाई इकाई हो और जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी इकाई हो, तो उस चालक के प्रतिरोध को हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई mho कहलाती है। ओम की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी? इकाई होगी mho। एक mho को हम ओम मीटर के रूप में भी जानते हैं। एक mho जो है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। इसको न्यूमेरिकल रूप से हम देख भी सकते हैं। न्यूमेरिकल रूप से आप इसको कोशिश करें कि एक mho एक ओम मीटर कैसे होता है। आगे की वीडियो में हम कभी इसको डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सवालों पर जाएंगे। तो